वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, लाहौर NA 133 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है। ये ऐसा इंतखाब हुआ है जिसमें ना सिर्फ जीतने वाली जमात मुस्लिम लीग खुश है बल्कि हारने वाली पीपल्स पार्टी भी जश्न मना रही है। और तो और इंतखाबात में हिस्सा ना लेने वाली तहरीक इंसाफ भी नतीजे पर परेशान नजर नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी को 2018 में इस नशिस्त पर 5,585 वोट मिले थे, जबकि अब की बार ये बढ़कर 32,313 वोट हो गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 26,728 वोट जायद मिलने पर पीपल्स पार्टी खुशियां मना रही है। हमारा सवाल यह है कि क्या ये आदादो शुमार इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबी सियासत में वापस आ रही है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। NA 133 में पीपल्स पार्टी के 2018 के मुकाबले में 26,728 वोट ज्यादा हैं, तो क्या PTI के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी थ्रेट बनने जा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता ये बात। ये दुरुस्त है कि पंजाब में PTI ने पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर ही कब्ज़ा किया है और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग PTI में आए हैं, लेकिन फिर भी अभी पंजाब के वोटर का ऐसा कोई मूड नहीं है कि वो PTI को छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर ले या पीपल्स पार्टी उसकी सेकंड चॉइस भी करार दी जा सके। लिहाजा ये तासुर गलत है। ये जो आपको 32,000 वोट नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे पूरी एक इलेक्शन मैनेजमेंट और साइंस है। और चूँकि PTI इलेक्शन नहीं लड़ रही थी तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, क्योंकि ये हॉट कॉन्टेस्ट नहीं था। बहुत सारे लोग वहाँ पे इस वक्त इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, बहुत सारे धड़े, उन धड़ों को पीपल्स पार्टी ने अपने साथ मिला लिया है वन टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धड़े अगली दफ़ा जब हॉट कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन PTI एंड PMLN तो ये फिर पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे, क्योंकि सियासी धड़ों के लिए हारने वाली जमात के साथ चलना कोई इतना आसान नहीं होता। हमने देखा है कि दो जमातों के दरमियान ही 1-on-1 मुकाबला होता है। इसलिए पिछले जितने भी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए हैं उनमें हमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल डॉर्मेंट पोजीशन में आई है, बल्कि खुशाब में तो 250 वोट थे उनके सिर्फ। इसी तरह वज़ीराबाद, डस्का, सियालकोट, जितने भी हमने ज़िमनी इंतखाबात देखे हैं उनमें पीपल्स पार्टी की हमें कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आई। सिर्फ NA 133 में अब उनके 32,000 वोट नज़र आए हैं। इसमें यकीनन 2-2 हज़ार का भी कमाल है और 50-50 हज़ार का भी कमाल है और फिर PTI का हिस्सा ना लेने का भी कमाल है। लेकिन ये एक वन टाइम जुबिलेशन है उनके लिए। मुझे नहीं लगता कि आइंदा जब हॉट कॉन्टेस्ट होगा और बड़ी सियासी दोनों जमातें पंजाब की आपस में मार्का लड़ रही होंगी तो उसमें पीपल्स पार्टी कहीं हमें 3 में या 13 में नज़र आएगी। सेंट्रल पंजाब में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है अभी, और ना ही इसको वोट बैंक का रिवाइवल कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं किसी और हल्के में भी ज़िमनी इंतखाब करा लें तो क्या कोई दोस्त ये कह सकता है कि पीपल्स पार्टी दोबारा 32,000 वोट ले लेगी लाहौर के किसी हल्के से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, सियालकोट से, साहिवाल से? मुश्किल होगा। और ये जो 133 का हल्का है इसमें उनका कैंडिडेट भी कोई ऐसा नहीं था जिसका इनफरादी बहुत वोट बैंक हो। पंजाब में विनिंग हॉर्सेस मौजूद हैं जिनके अपने 15-20 हज़ार वोट हैं। वो जिस जमात में जाते हैं उनके साथ वो 15-20 हज़ार वोट जाते हैं, इसलिए वो जमात इलेक्शन जीत जाती है क्योंकि वो कैंडिडेट उनके पास आ जाता है। लेकिन असलम गिल साहब कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं थे, वो तो इत्तेफाक नहीं है, ये चमक है। ठीक है, आपके ख्याल में ये इत्तेफाक नहीं है, चमक है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। NBC, पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन पर बात हो रही थी वो साउथ पंजाब में हो रही थी, लेकिन सेंट्रल पंजाब में 6 गुना ज्यादा वोट लेना क्या इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, जरदारी साहब तो यही कह रहे हैं और बिलावल ने मुबारकबाद दी है अपने कारकुनों को। मेरा ख्याल है कोई प्रोजेक्ट, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि ये एक्सप्लोर एक्सपैंड करने के मिशन पर है। अब वो किस तरह करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, यहाँ मैनेजमेंट तो सब करते हैं ना। यहाँ कौन सी पार्टी ऐसी है जो नजरियाती पार्टी है? कोई पार्टी नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसका अपना कोई नजरिया हो सिवाय इक़्तिदार के। तो इक़्तिदार के लिए सब कुछ किया जा सकता है।
और ये कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, मैं ये कहता कि ये एम ही हो गया है, तुक्का लग गया है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, पीटीआई ने विड्रॉ नहीं किया, गलत फॉर्म भर दिए और दोनों के गलत फॉर्म जो थे प्रोजेक्ट हो गए, अपील में भी नहीं गए, कोर्ट में भी नहीं गए ट्रिब्यूनल के बाद। तो ये मुझे लगता ही है कि दो को अकेला छोड़ दिया गया दंगल में कि लड़ो, देखो तुम्हारे पास क्या क्या निकलता है। और वहदत पार्टी है जो दूसरे इत्तेहादी थे पीटीआई के, वो सब आ गए इनके पास, आके बैठ गए, तो वोट दे दिए उन लोगों ने। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि अगर कोई 6 फरीकी मुकाबला हो, 3 पार्टी मुकाबला किसी हल्के में, सिंध में ले लें आप, लाहौर पंजाब में ले लें आप, और KPK में ले लें, एक हल्का मंतखब कर लें, वहाँ से एक बंदा इस्तीफा दे और वहाँ 3 पार्टी का मुकाबला हो, तो अंदाजा हो जाएगा रिजल्ट क्या है, फिर मालूम होगा किसको कितने वोट मिलेंगे। और ये मुझे लगता है ये हुआ है कि वन टाइम तो मैं नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा इसको शायद ये किसी चीज़ का आगाज़ है। मेरा अंदाज़ा ये है कि किसी चीज़ का आगाज़ है। और ज़रदारी साहब ने, वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हैं, उन्होंने क्या मैनेज किया, किस तरह मैनेज किया है, ये वही जानते होंगे। लेकिन 27,000 वोट ज़्यादा मिलना मामूली बात नहीं है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसी पार्टी को जो ऑलरेडी पंजाब में मौजूद है, जिस तरह भी मौजूद है, छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कम वोट मिले, ये वही पार्टी है जिसको बहुत वोट मिलते थे, झोली भर भर के वोट मिलते थे, और वो ये वही सीट है जहाँ से भुट्टो साहब आते भी थे। खैर ये अलग बात है, पुरानी कहानी है। नई कहानी ये है कि नयापन कोई आने वाला है सियासत में, नया रुख आने वाला है, और शायद उसी की तरफ ये इशारे जा रहे हैं। ठीक हो गया। जैनल साहब, जिस तरह से NBC ने भी कहा कि पहले की निस्बत 27,000 के करीब जो हैं वो वोट मिले हैं ज़्यादा पीपल्स पार्टी को, जैसे मुजम्मिल साहब ये कह रहे थे कि ये चमक थी, तो आपके ख्याल में क्या था, ये चमक थी, इत्तेफाक था, या फिर वाकई में पीपल्स पार्टी ने मेहनत की, और या फिर कोई मफाहमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चमक तो दोनों तरफ थी और वो बिल्कुल उसके शवाहिद हर तरह से मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये किसी हद तक पीटीआई की एब्सेंस का नतीजा है, और कुछ थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है बिलावल की अपनी कोशिश भी होगी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कुछ मुतहर्रिक नजर आए हैं। जरदारी साहब तो डोमिनेंट हुए पड़े हैं, तो उस लिहाज से ठीक है, पीपल्स पार्टी इसको सेलिब्रेट कर सकती है, खुशी बना रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, और फर्क काफी ज्यादा है, ये कुछ 6 गुना ज्यादा वोट लिए उन्होंने। लेकिन बात वही है कि क्या वो इस चीज को मेंटेन कर सकेंगे। आज जो पीटीआई वहां पे नहीं है, तो उसका जो उन्होंने कोई कैंपेन अपनी रन करनी थी, को वहां पे शायद वो भी कोई चमक वगैरह लेके आते, तो उससे कुछ नताइज पे असर तो पड़ता। अब वो नताइज जो है उस पर असर पड़ता, तो मेरा अपना ख्याल है कि वो असर पड़ेगा पीटीआई पे, पीपल्स पार्टी पे ही, क्योंकि PMLN तो यहाँ पे इस सीट के ऊपर हमेशा जीतती रही और ये उनकी अपनी सीट थी, और अगर कोई कल को डिवीजन आई तो मेरा अपना अंदाजा है कि वो पीपल्स पार्टी के वोटों पे आएगी। तो उस लिहाज से आज का जो रिजल्ट है वो अपने तौर पे ठीक है कि पीपल्स पार्टी उस पर खुशी मना रही है, लेकिन जो बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे नहीं है वो पीटीआई का है, और उसकी वजह से अगले इलेक्शन के लिए ये नतीजा अखज़ करना है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत जाएगी, ये मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा, इसके कोई शवाहिद खास नजर नहीं आते। जुनैरा, जैसा कि जनरल साहब ये कह रहे थे कि जो ये कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है ये पीटीआई की एब्सेंस की वजह से है, आप क्या कहेंगी इस पर? I partially agree to this. उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने पीटीआई को वोट इसलिए देना था क्योंकि वो बिल्कुल एंटी नून लीग थे, उन्होंने फिर यही बेहतर समझा होगा, कुछ ने वोट नहीं डाला होगा और कुछ ने फिर पीपल्स पार्टी को बेहतर अल्टरनेटिव समझा होगा। अब उसकी रीज़न ये तो नहीं हो सकती कि पीपल्स पार्टी वही वाली पीपल्स पार्टी है जो भुट्टो साहब के दौर में थी या जो मोहतरमा के दौर में थी, लेकिन अल्टरनेटिव तो चाहिए ना लोगों को। अब आखिर कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाना है, तो मेरे ख्याल है कि ये उसका बेनिफिट ऑफ द डाउट आई वुड कॉल इट कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा मौका दिया है, लेकिन बिकॉज दिस इज़ अ वन टाइम थिंग, ज़िमनी इलेक्शन है, अभी इट वुड टेक अ लॉट ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग।
ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि नून लीग जो कि 90,000 जो मरहूम शाइस्ता परवेज़ मलिक के हस्बैंड थे, परवेज़ मलिक साहब, 90,000 से वो नीचे क्यों आए हैं? मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, क्यों उनका जो बैंक है, वोट बैंक है, वो नीचे गया है, क्या वजह है? अब हमारे यहाँ ट्रेंड्स नहीं हैं चीज़ों को रिसर्च करने के, गैलप सर्वेज इतने एक्यूरेट होते नहीं हैं, लेकिन अगर बिल्कुल मोटी मोटी बीच में से कुछ चीज़ें निकाली जाएँ तो ये तो समझ में आता है कि नून लीग ने मायूस किया है अपने वोटर को। और वो मायूस कैसे किया है, जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि उनको सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स की फ़िक्र है, आवाम के लिए उन्होंने जो एक ड्यूली एक्टिव विजिलेंट किस्म की ऑपोजिशन का रोल प्ले करना था वो उन्होंने नहीं किया। मेन लीडरशिप यहाँ है नहीं, पार्टी में फॉल्ट लाइंस हैं, डिविजन्स हैं बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मरियम नवाज़, तो उसका बहरहाल फ़र्क तो पड़ा है इस इलेक्शन में। लेकिन टोटली ये कह देना कि एक तरीके से रिवाइव हो रही है पीपल्स पार्टी, आई डोंट एग्री टू दिस। साउथ पंजाब होता तो और बात थी, लेकिन दिस वाज द हब ऑफ नून लीग। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है कि पीटीआई की एब्सेंस और मायूसी नून लीग की तरफ से, इन दोनों एलिमेंट्स ने कुछ रोल प्ले किया है। ठीक हो गया। अंबर शम्सी, जैसा कि जुनैरा ने भी यही पॉइंट उठाया कि अगर पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कम वोट लिए हैं, अब ये जो वोट पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पड़े हैं, क्या ये पीटीआई का वोटर था या फिर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने भी जो है वो पीपल्स पार्टी को इस मरतबा वोट दिया क्योंकि नून लीग से मायूस हो गए हैं लोग? आपने ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका बिल्कुल हम वसूख से जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोग जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो हल्के में गए थे, जो रिपोर्टर्स थे, उनका तो यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ अपनी कैंपेन में कुछ जिद्दत पे लाए थे, जिसकी वजह से हमें ये भी नजर आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने कुछ हद तक कंप्लेसेंसी भी दिखाई, क्योंकि उनकी बड़ी पक्की सीट लग रही थी, शायद उतना पैसा भी नहीं इस्तेमाल किया इलेक्शनियरिंग में। अब बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बहुत सारे कारकुनान को पंजाब से बाहर लेके आए थे ताकि वो घर घर मुहिम चला सके। लेकिन जब हम वोट की बात करते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इससे कबल यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट था, जो वोट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गया। मैं खुद जब कई बार ज़िमनी इंतखाबात में जाती थी या 2018 में इंतखाबात में गई थी, तो बहुत सारे ऐसे पीटीआई के वोटर्स मुझे मिले थे जो इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते थे। लेकिन मेरे ख्याल में एक और बहुत की इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि जो रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड थे वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें एक आपको खामोश इत्तेहाद भी नजर आ रहा था, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक जो ताहिर कादरी साहब जो 2002 में एक सीट जीत चुके हैं, उनका भी कुछ वोट बैंक था, फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, ये जो जिसको हम एंटी नवाज या एंटी वोट कह सकते हैं, फैक्टर्स हैं। मेरे ख्याल में कि जो बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब और जो एनबीसी बात कर रहे थे, कुछ चमकी तजर्बे की, तो यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतनी परेशान नहीं नजर आ रही कि वो हार गई है। उनके जो कैंडिडेट थे, उनके कवरिंग कैंडिडेट भी जो थी, वो भी उन्होंने उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की, ऐसे इलाकों में गए थे जहां शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज नहीं गई थी। ये आपको नजर भी आया था कराची में भी, जब कादिर खान मंदुखेल साहब जीते थे, कि वो पश्तून जो वोटर था उनको भी बड़ा कायल किया था। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, जो सच होता है ना वो हमेशा कुछ बीच का होता है। ये दिलचस्प एक मैं कहूंगी तजर्बा जरूर था, लेकिन इससे क्या इशारा कोई मिलता है? इससे यही इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो एक जाहिर एक फतह नजर आ रही है, क्योंकि उनके वोट बैंक बड़ा है। राजा परवेज अशरफ का जो पहला इस वक्त उनका जो एक काम था, टास्क था, वहां भी उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किया। लेकिन आपको एक और जो मिलता है, ये ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन भी है। ये पीडीएम का अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस किया था मार्च में, जैसे मुजम्मिल साहब ने भी हमें बता चुके थे कि मार्च में ये काम होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस वक्त सब देख रहे हैं कि हवा का रुख कहाँ है। ठीक है, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि अगर हम देखें कितने पोलिंग हुई है, कितने वोट पड़े हैं, वो बहुत मायूस कौन है। ज़िमनी इंतखाबात हर जगह होते हैं और वहाँ कम पोलिंग होती है, लेकिन 18.5% पोलिंग हो रहा, ये बहुत खतरनाक है। और इससे अंदाजा होता है कि अवाम बेजार हो चुके हैं।
अवाम इस निज़ाम से बेजार हो गए हैं। और मेरी निज़ाम से मुराद कतई नहीं है कि मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ, मैं इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहा हूँ कि इंतखाबात किस तरह हों, किस तरह कंडक्ट हों, कितनी बुनियाद पर इंतखाब डिक्लेयर किया जाए कि ये इलेक्शन हो गया, और कितनी परसेंटेज की बुनियाद पर ये कहा जाए कि इलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत ज़रूरी है, मुतनासिब नुमाइंदगी वगैरह वगैरह, इसमें बड़ी डिबेट हो सकती है। लेकिन 18.5% बहुत कम पोलिंग है, और ख़ास तौर से एजुकेटेड इलाके में जो ये हल्का है, खासी तालीम याफ्ता लोगों का हल्का है, ये उन लोगों का हल्का है जो बेदार लोग हैं, जो अपना वोट समझ के डालते हैं। तो यहाँ कम वोटिंग होना मेरे लिए खतरे की घंटी है कि लोग निज़ाम से बेजार हैं। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, एक तो जो अब बात की है एनबीसी ने कि पोलिंग की शरह बहुत कम रही, इसलिए कि ये कोई इलेक्शन इतना कंटेस्टेड नहीं था। आप देखें कि जब दो ऐसी टीमों के दरमियान मुकाबला हो जिसमें आपको पता हो कि एक टीम ने जीत ही जाना है और दूसरी टीम बहुत कमज़ोर है, तो उसमें दिलचस्पी बहुत कम रह जाती है। और जब ये पता हो कि मैच बहुत टाइट है, बहुत क्लोज फिनिश होगा, तो सब लोग उस मैच को देख रहे होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो एक तो पोलिंग की शरह कम होने की वजह ये भी थी कि ये राय कभी भी नहीं बन सकी कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत जाएगी। दूसरा जो बात है कि क्या नून लीग के वोट कम हुए या बढ़े, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वोट कम हुए। जब 50% पोलिंग थी तो उन्होंने 90,000 वोट लिए, और जब 18% पोलिंग है तो उन्होंने 47,000 वोट लिए। जब 50% पोलिंग थी तो उन्होंने 46% वोट लिए, और जब 18% पोलिंग है तो उन्होंने 57% वोट लिए। ये इलेक्शन कोई वोट बैंक का इसलिए भी बैरोमीटर नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई फुली कंटेस्टेड इलेक्शन नहीं था, डस्का की तरह, वजीराबाद की तरह, सियालकोट की तरह के दो बहुत विनिंग हॉर्सेस, दो जीतने वाली जमातें आपस में इलेक्शन लड़ रही हों और सब क्लोज कॉन्टेस्ट पूरी जान लगा रहे हों। मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट तो इद्दत में थी, वो तो कहीं कैंपेन करने जा ही नहीं सकी, उनका बेटा एमएनए उस हल्के में जा ही नहीं सकता था। तो मुस्लिम लीग नून की ना कैंडिडेट इस हल्के में थी, ना उनकी फैमिली इस हल्के में थी। तो उन्होंने तो एक ऐसे इलेक्शन लड़ा जैसे वो घर से जीत कर निकले हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है कि वोटर टर्नआउट ने कोई ऐसा जाहिर किया हो कि नून का वोट बैंक गिरा है। ठीक है, जनरल साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी ये जब बातचीत हम कर रहे थे तो मैंने किसी को क्वेश्चन भेजा, तो जवाब ये मिला कि पीटीआई में बाज़ जगहों पे लोगों को ये हदायत की गई थी कि अगर आपने वोट डालना है तो जाके पीपल्स पार्टी को डालें, पीएमएलएन को वोट ना दें। ये फैक्टर अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने सपोर्ट किया है पीपल्स पार्टी को। सर मैं कह रहा था ये चेक करने की जरूरत है। लेकिन जनरल साहब के बाद आपकी जानिब आती हूं अंबर। ठीक है, बात यह है कि ये लाहौर से किससे पूछा है तो बात पता लगी, लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त है ये भी खुल जाएगी बात 1-2 रोज में। लेकिन ये पॉसिबल है कि वहां पे चूंकि कंपटीशन पीटीआई और पीएमएलएन का रहता है, तो हो सकता है कि पीटीआई की जो सिंपथीज हैं इन हालात में, जबकि वो खुद इलेक्शन में नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के साथ हों। और उस लिहाज से अगर उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने वहां पे लोगों को कोई हदायत दी है ऐसी, तो फिर बड़ी वाज़ेह सूरत हाल नजर आती है कि वोट जो वो कैसे बढ़ा है। ठीक। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि कैंपेनिंग जो है वो दोनों की इसी तरह की थी। असलम गिल कोई बहुत हॉट कैंडिडेट वहां के नहीं है, परवेज मलिक का अपना एक वहां पे होल्ड था, बड़े अरसा से होल्ड था। तो इस लिहाज से लगता यही था कि परवेज मलिक की एक सिंपथी वेव उसके इस वक्त इंतकाल कर जाने के बाद उस बेगम के साथ उसकी मौजूद है। वो खुद बाहर हो ना हो, लेकिन वोट परवेज मलिक का ही था, और उसकी बेगम को आज के हालात में बिल्कुल मिलना था इस वजह से कि अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है और उसी की सीट पे उनकी बेगम इलेक्शन लड़ रही है। अगले इलेक्शन में हो सकता है कि ये सिंपैथी वेव भी फेड आउट कर जाए। ठीक है, अंबर शम्सी। मैं यही कह रही थी कि जो जनरल साहब ने भी बताया, ज़ाहिर इसकी तस्दीक नहीं हुई, कुछ जो मैंने बात की कि जो रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड थे जो रिपोर्ट कर रहे हैं क्या सपोर्ट था। लेकिन मेरे ख्याल में जो एनबीसी ने जो नुक्ता उठाया भी बहुत अहम है कि हम समझ रहे हैं कि 18.5%
जो वोट डले हैं वो क्या एक 2023 के जो आम इंतखाबात है पंजाब के उसकी अक्कास कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता। और एक बड़ी पार्टी जब मिसिंग हो उससे भी हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते। बस एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट लग सकता है जैसे बार बार कहा जा रहा है। एंड आई थिंक एक वक्त ही आपको एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोरल भी बूस्ट हुआ है। ठीक है जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? एक्चुअली जो स्टैट्स होते हैं ना शाइस्ता, नंबर्स को भी हर रिसर्चर या हर जर्नलिस्ट अपनी तरह इंटरप्रेट कर रहा होता है। कुछ उनके कम होने को परसेंटेज में ले जाके समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस वक्त एक इलेक्शन को लेके कोई बहुत बड़ा एनालिसिस ड्रॉ करना ब्लैक एंड वाइट में पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज़ फॉर श्योर इज़ जो जनरल साहब कह रहे हैं कि एक तो परवेज़ मलिक साहब नून लीग के पुराने वर्कर तो थे ही, लेकिन आप अगर एक मिनट के लिए उनकी पार्टी का टैग हटा दें, उन्होंने वाकई वो बहुत रवादार इंसान थे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनका एक बॉन्ड था, लोगों के काम करवाना। मतलब आजकल की सियासत में अगर एक कहें कि एक्सेलेंस एक पॉलिटिशियन में आपको अगर मिलती है तो वो उनमें थी। और उनके बाद ऑब्वियसली ये वोट उनकी वाइफ का ही था, विच हैपन्स टू बी इन मुस्लिम लीग नून। लेकिन इतने कैंडिडेट्स इस तरह के हमारी पॉलिटिक्स में मौजूद नहीं हैं कि यही फार्मूला हम हर जगह अप्लाई कर सकें, इसलिए एक दफ़ा तो मिल गया है ये वोट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है हम वो भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। अगर पीटीआई ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट दें तो दैट ऑल्सो सेज वॉल्यूम्स कि हम लोग किसी के बोगस में तो कोई काम कर लेते हैं लेकिन अच्छाई के लिए कोई काम नहीं करते कि चलें लेट्स गो फॉर चेंज। तो इसलिए ये बड़ी फ्लूइड सी इस वक्त सिचुएशन है। मैंने पहले भी कहा था इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, हमारे सामने कोई डेटा नहीं है, रिपोर्टर्स सारे डिफरेंट बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चौधरी मंजूर कल बहुत हौसले में थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्होंने बड़ी एक्टिव कैंपेनिंग की है और उन्हें उसका सिला भी मिला है। ठीक हो गया नाज़रीन, सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सियालकोट में 3 दिसंबर को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के असरात अब भी बाकी हैं। मुश्तइल हुजूम के हाथों तशद्दुद से कत्ल होने वाले श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा की मैयत की बाकियात श्रीलंका पहुंच गई। पुलिस की जानिब से वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। अब तक 131 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सानिहा सियालकोट ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है, मुल्ज़िमान की सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। इसी मामले पर मकतूल की अहलिया और श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान से इंसाफ का मुतालबा कर रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हम ये तवक्कुआत पूरी कर सकेंगे? NBC क्या कहेंगे इस वाक़े पर? गालिब एक शायर वो गुजरे, मैं सब कुछ देखता रहा तो मुझे उनका वो शेर बार बार याद आया कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मैं उस पूरे हुजूम में इंसान तलाश करता रहा और मुझे बताया गया कि 2 इंसान थे उसमें। 2000 के हुजूम में 2 इंसान, बाकी दरिंदे थे जो नोच रहे थे, जला रहे थे, मुर्दा को नजर आतिश कर रहे थे, हड्डियाँ तोड़ रहे थे। एक अजीब व गरीब कैफियत थी। और उसके बाद ये बयानात का तांता बनता है। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा बयान आता है कि इट्स अ नेशनल शेम फॉर अस, हमारे लिए आज बड़ा शर्म का, कौमी शर्म का दिन है। लेकिन कल जो बयान आया वज़ीर दिफा का, उनका बच्चे जज्बाती हो गए थे और मैं भी जज्बाती हो सकता हूँ ऐसी बातों के ऊपर। अब ये जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, ये खतरनाक है। एजाज चौधरी साहब जो कुछ कर चुके हैं वो आपके सामने है। फवाद चौधरी साहब ने जो बहुत टिका के अच्छा बयान दिया है, मैं समझता हूँ वाहिद मिनिस्टर है जो इस वक्त एक लॉजिक की बात कर रहे हैं कि हमने जगह जगह टाइम बम लगा रखे हैं जो वक्फे से फट रहे हैं। और वाकई ये सूरत हाल यही है। अगर आप पूरे 40-50 साल में तलाश कर लें तो टाइम बम फटते रहते हैं और फट रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में बैरून मुल्क जो मैसेज जा रहा है वो बहुत खतरनाक जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है। उसका रद्देबल भी आ रहा है
यूरोपीय यूनियन ने बहुत सख्त बयान जारी किया है, पाकिस्तान से पूछा है कि उसने क्या किया इंतहा पसंदी को रोकने के लिए। फिर दूसरी बात ये कि हमारे बाज़ अफराद अगर मगर से बात करते हैं कि अगर ये हो जाता तो ये होता, मगर ये होता तो ये होता। ये कोई जवाब ही नहीं बनता अगर मगर का। खुल के बात करें, खुल के मजम्मत करें, खुल के ला ताल्लुक़ का इज़हार करें और खुल के कहें कि इन्हें कानून के मुताबिक को ट्रायल किया जाए और उनको हीनियस क्राइम के तहत एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो हमारे पास मौजूद है मुकदमा चलाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि मौलाना तकी उस्मानी का बहुत अच्छा बयान था, मुनीब उर रहमान का बहुत अच्छा बयान था, लेकिन सबसे बुरा बयान हमारे वज़ीर दिफा का था जो कल आया, और उस बयान ने हमें ये सोचने मजबूर किया कि हुकूमत सोच क्या रही है, हुकूमत की सिमतें क्या हैं, हुकूमत किस तरफ जाना चाहती है। फिर उस बयान के बाद अफवाहें शुरू हो गई, साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल मामला खत्म नहीं हो पाएगा। ये वो कांस्टेबल नहीं है जो लाहौर में शहीद किए गए, ये एक गैर मुल्की बंदा है श्रीलंका का, और जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। श्रीलंका से माजरत की हमने, श्रीलंका वाले बड़े दिल के लोग हैं, कभी उनके प्लेयर्स को मारते हैं हम, लाहौर में खड़ा करके उड़ाए थे, कभी बस को उड़ाए थे उनकी हम, लेकिन वो बेचारे फिर वापस आए थे हमारे पास। तो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट को और हुकूमत को अपने आप को क्लियर करना होगा परवेज खटक के बयान के बाद कि उसका रुख क्या है। आज मीटिंग हुई है, नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई है कि नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिवेट किया जाएगा, तो भाई वो डीएक्टिवेट कैसे हो गया था, क्यों उसको रखा गया था सर्फ खाने में, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? कसूर तो आप कहिए ना। तो ये कसूर और कसूरवार का सिलसिला छोड़े ना, काम करें, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा भी सोच लें कि हम किधर कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जुनैरा, बयानात आ रहे हैं, बयानात दे दिए, क्या बयानात देना काफ़ी है अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए? हमें क्या करना होगा अब? आई डोंट नो, हमारे वज़ीर आज़म हर जगह जाके बताते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, पीस का दीन है, और हम तो ऐसे नहीं हैं जैसा हमें समझा जाता है, और इस्लामोफोबिया ठीक नहीं है, और हम एज अ नेशन ये साबित करते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसा हमें समझा जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वाक़े से इतना ट्रॉमा है इस वक्त हर सेंसिटिव बंदे को कि इस पे बात करना काफ़ी नहीं लग रहा, तो ये कोई गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल है आप किसी को मार दें, एक जो सिंपल क्रिमिनल होता है जो किसी को गोली मार देता है, वो भी बेहतर होगा इन लोगों से जिन लोगों ने जिस तरीके से जो कुछ भी किया है। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। दिस इज़ होम ग्रोन टेररिज्म। ये एक्सट्रीमिज्म से एक दर्जा आगे चली गई है बात। दिस इज़ होम ग्रोन टेररिज्म, दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉट द सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो ब्लास्फेमी के नाम पे अपने मैनेजर को गार्ड मार देगा तो उसके साथ सेल्फीज़ ले रहे होंगे पुलिस वाले। ये वो सोसाइटी है जहाँ पुलिस वालों की गन्स में से एमुनेशन निकाल लिया जाएगा कि ये शूट ना कर सकें, और पुलिस वालों को वो डंडे मार मार के कहेंगे कि नारे लगाओ। ये वो सोसाइटी है जहाँ पे नामूस रिसालत के नाम पे अपने लिए पॉलिटिकल इलेक्शन या कैंपेनिंग के लिए क्लीन चिट ली जाती है। यहाँ पे अनपढ़ लोग जिनको अरबिक क्या, जिनको उर्दू नहीं बोलनी आती, या ये इन दिस केस प्रियंका को उर्दू नहीं बोलनी आती थी, उनको कह रहे हैं कि आपने इस पोस्टर की तौहीन की है, उसको तो पता ही नहीं था इस पे क्या लिखा हुआ है, और जब उसको बताया कि ये मसला क्या बना है उसने माफ़ी भी मांगी। और NBC कह रहे थे कि पूरे मजमे में 2 इंसान थे। आई एम श्योर और इंसान भी होंगे, लेकिन वो डर के मारे आगे नहीं आए, क्योंकि दरिंदों के आगे कौन आता है खुल के? बड़ी हिम्मत चाहिए होती है जब आपको इतनी गैर इंसानी मखलूक अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही हो। फिर आप फजलुर रहमान का बयान देखें, तो मतलब इतना हर तरफ से चीज़ों ने हमें घेरा हुआ है एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ने, कि आप किस किस एंगल पे बात करेंगे। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम रेस्टोर कर सकते हैं अपना इमेज। ठीक है जनरल साहब, पहले सियालकोट में 2 भाई, फिर मशाल, प्रियंका बैंक मैनेजर, आखिर ऐसे वाकयात रुक क्यों नहीं रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि ये कोई मजहबी इशू नहीं, एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है, और
वाकयात आप देखिए कि बार बार होते रहे हैं। जो पहला वाकया हुआ था 1953 में, वो कादियानियों की तहरीक कादियानियों के खिलाफ चला के मौलाना मौदूदी ने करवाया था और माशाल्लाह पहला लगा पाकिस्तान में, लाहौर में माशाल्लाह लगा और बेशुमार लोग उसमें मारे गए, कादियानियों के घर जलाए गए, उनका बड़ा नुकसान किया गया। ये अगर 53 में ये वाकया होता है तो उस वक्त तो पाकिस्तान में टेररिज्म या इस तरह की चीजें नहीं थी, ये ऐसा माइंडसेट कहीं भी नहीं था। और फिर आप आ जाएं जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब किया गया तो उस वक्त भी निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा के ये किया गया, लेकिन उस वक्त भी कोई टेररिज्म वगैरह हमारे मुल्क में नहीं था। लेकिन लोग जो थे वो चार्ज होके निकले और उन्होंने आके सीने तान तान के कहा मारो गोलियां। और एक वक्त आया कि फौज में बगावत हो गई, हमारे लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया, 4 ब्रिगेडियर हमारे रात रात को इस्तीफा दे गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, जिस नबी के नाम पे ये लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम ये गुनाह क्यों करें। तो बात ये है कि ये है वो माइंडसेट। अब हमारे मुल्क में ये मौलवी तबका जो है ये इस काम के ऊपर बड़ा फलता फूलता, ये इस पे बड़ा हमेशा से ये अगर आप ये कहें कि फसाद और फतूर मचाने के लिए कोई काम करना हो तो ये सबसे आगे इनके ये बहुत इफेक्टिव हैं। उसके मुकाबले में जो 54 इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, उनमें कहीं भी ये मसला नहीं है, वहां मुल्ला हजरात को पूछता कोई नहीं। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जिन लोगों को अपनी सियासी हैसियत मनमानी है और वो दीनी नाम पे वो इंतहाई चालाकी के साथ ये इशू खड़ा करके लोगों को चार्ज करके ले आते हैं। लोगों के शऊर में ये एक ऐसी चीज बना दी है कि मैं लब्बैक लब्बैक या कहूंगा तो ये इबादत है, ये मेरी वफादारी है। हालांकि वफादारी तो वो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप लोगों तक पहुंचाते, वो नहीं पहुंचाई। तो अब सूरत हाल ये है कि इसको बैन करना चाहिए मुल्क में कि ये इन लब्बैक वाले नारों के ऊपर कोई बंदा यहाँ पे आके नहीं कर सकता। मुसलमान मुल्क है, क्या मेरा ईमान नहीं मुझे बताता कि मैंने नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना है? ये मामे लगते हैं, ये ठेकेदार हैं उस चीज के जो आके ये बैठ जाते हैं, इनका क्या काम है यहाँ? तो ये चीज बताने वाली है कि इस चीज के ऊपर सियासत नहीं हो सकती, ये काम बंद करें आप। और हर दफा लोगों को चार्ज करके ले आते हैं, जब मारदाड़ खत्म हो जाती है। ना निजाम मुस्तफा के साथ ये सच्चे थे कि वो बाद में राइज हुआ, ना ये उसके साथ सच्चे हैं रसूल के साथ। जिस दिन उन्होंने साद रज़वी को रिहा करा लिया, बात खत्म हो गई, घरों को चले गए। सही, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर बाकी एनालिस्ट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंबर, क्या हम मुल्जिमान को मिसाली सजाएं देने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए शायद साहब, मिसाली सजाएं देने में कामयाब भी हो गए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे कबल हमने बहुत इतनी ज्यादा शर्म का इजहार नहीं किया था जब मेरा ख्याल में एक बूढ़ा शख्स था पेशावर में एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उनके इन्हीं इल्जामात के तहत मारा गया था, या जब एक शिया शख्स था जिन्हें जंग में कुल्हाड़ी मार कर मारा गया था तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के इल्जामात को लेकर। हमें तब शर्म नहीं आई थी जब आसिया बीबी को हमने इतने साल कैद रखा, क्यों, और उसके बाद हमें सलमान दासीर की कत्ल के हवाले से शर्म नहीं आई। अब शर्म की बात करते हैं, क्या हम सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर जब शोर मचे और एक गैर मुल्की को मारा जाए तब शर्म आनी चाहिए? हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार है। हमें तब शर्म करनी चाहिए कि एक मुआहदा हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, उसको आम करना था, वो अभी तक खुफिया रखा गया है। उन पुलिस एहलकारों को लिए भी शर्म करनी चाहिए जिनको मारा गया था। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं, मैं तो चीफ जस्टिस से अपील करूंगा कि वो इसका डे टू डे ट्रायल का ऑर्डर करें 7-8 दिन में, जैसे ज़ैनब का ट्रायल मुकम्मल हुआ था और 1 माह में हमने मुलज़िम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। जुडिशरी को अब आगे आना चाहिए। इस मुल्क की साख का मामला है, बिल्कुल ट्रायल 7 दिन में होना चाहिए, अपील 7 दिन में होनी चाहिए और सज़ाएँ फ़ौरन होनी चाहिए। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की जानिब से एक सजेशन आई है कि डे टू डे ट्रायल होना चाहिए और इस मामले को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।